बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार और मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, मोटरवे ज़्यादती केस के छठे रोज़ भी मरकज़ी मुलजिम आबिद को पुलिस पकड़ने में अभी तक नाकाम रही है, लेकिन आबिद के साथी शफकत को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल भेज दिया है। शफकत के बयान के मुताबिक मुलजिमान ने खातून को बच्चों को मारने की धमकी देकर खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद वो नकदी रकम और जेवरात लेकर फरार हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान भी ज़्यादती के वाक़यात से काफ़ी गुस्से में नजर आए और कल 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में इमरान खान ने रेप करने वालों को जिनसी सलाहियत से महरूम करने की तजवीज़ भी दी थी। नाज़रीन, जिन जिन ममालिक में यह कानून लागू है उसके बारे में अगर आपको बताएं तो पहले है इंडोनेशिया। उस मुल्क में यह कानून मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक खातीन के लिए इंडोनेशिया दूसरा खतरनाक तरीन मुल्क है। यूक्रेन में भी ये नाफिज है और ज्यादती की केसेस वहां 2020 में उनकी जो शरह थी वो 1.4 सिफर थी। चेक रिपब्लिक में भी नाफिज है, वहां पर केसेस का रेशो 4.6 सिफर है। और इसके अलावा अमरीकी रियासत अल्बामा में भी ये कानून मौजूद है, लेकिन जुर्म अभी भी कायम है। क्या वजह है कि जिन ममालिक में जुर्म है वो ममालिक नाकाम रहे हैं? इस केस के मुहर्रिकात, इन्वेस्टिगेशन और इसके असरात पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है साबिक आईजी पंजाब अहमद नसीम साहब ने। अहमद नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आता हूं। पुलिस का नेटवर्क हमारा मजबूत हो चुका है, हमारा जदीद तरीन निज़ाम है, लेकिन उसके बावजूद भी 6 रोज़ बीत गए, अभी तक कानून की गिरफ्त से मरकजी मुलजिम बाहर है। क्या वजह है कि अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका? देखें यासर, इनकी गिरफ्तारी को इतना मुश्किल काम नहीं था। पुलिस ने बड़ी मेहनत की लिए कोशिश की। जिस आपको पता, पहले दिन जिस वक्त मुलजिम को पकड़ने गए, लोकेटर ने जो इनको निशानदही दी, जिस निशानदही पे इन्होंने जाना था, तो मुलजिम जो था, जब ये बजाय वहाँ पे तरीक़ेकार ये होता है जिसकी अहमद नसीम साहब ख़ुद हमें बताएंगे। तरीक़ेकार तो ये होता है कि पहले आप एक मुलजिम को पकड़ने जा रहे हैं, एक सिंगल आदमी को भेजिए, वो उसकी रैकी करे, वाकई वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद एक वो ग्रीन सिग्नल देता है, पार्टी टीमें आती हैं, टीमें आके पकड़ती हैं। हुआ ये कि ये मुलजिम जो है आबिद, ये अपने घर से बाहर, बिल्कुल आपको ये वो चीज़ जो भी किसी मीडिया में नहीं आई, ये अपने घर के बिल्कुल बाहर खड़ा था। और जब इसने देखा, और ये पकोड़े खा रहा था, ये घर के बाहर यानी कुछ फासले पे खड़ा होकर ये पकोड़े खा रहा था। इसने देखा कि जनाब पुलिस की गाड़ियाँ मेरे घर की तरफ जा रही हैं। अब मीडिया में तो उसकी तस्वीर सुबह से चल रही थी, तो इसने वहाँ से भाग गया। और इसकी बीवी उस वक्त घर में मौजूद थी, उसने दूर से गाड़ियाँ देखी, वो भी भाग गई। बच्ची इस घर में रह गई, बीवी चूँकि पेश हो चुकी है, बीवी ने इस बात की तस्दीक भी की है। अब वो आबद, जिसके उसके बाद 3 सिमें थीं, 2 मोबाइल सेट वो इस्तेमाल करता था, अब उसने तीनों सिमें वहाँ से निकाल के फेंक दी। दोनों मोबाइल सेट जो है इस वक्त तक उसमें कोई सिम नहीं चल रही। अब पुलिस के निज़ाम में थोड़ी सी जो मुझे नज़र आया कि जिस तरीके से पुराने पुलिस अफसरान जो थे वो मुलज़म को पकड़ते थे, एक तरीक़ेकार होता था। देखिए, मशीन, साइंसी इजाद जो मशीन और इंसान का ज़हन, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो पुलिस अफसरान पुराने थे वो जिस तरीके से रैकी करते थे, मुलज़म को पकड़ते थे, कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये वही तरीक़ाकार इस्तेमाल होना चाहिए था। पुलिस की नाक़स हिकमत अमली से वो मुलज़म भाग गया। अब मुझे बताए, पंजाब पुलिस है, एलीट फोर्स है, CTD है और उनके साथ दीगर अदारे हैं, लेकिन छठा रोज़ है, मुलज़म हाथ में नहीं आ रहा। तस्वीर मौजूद है, शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है, उसके सारे ख़ानदान को पकड़ लिया गया, उसके रिश्तेदारों को पकड़ लिया गया, उसके बावजूद भी मुलज़म का ना पकड़े जाना, ये पंजाब पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मैं अहमद नसीम साहब से कहूँगा कि अहमद नसीम साहब, ये वाक़यात किस तरह ख़त्म हो सकते हैं और आप क्या समझते हैं कि तफ्तीश में कौन सी ऐसी चीज़ रह गई कि जिसका मुलज़म को फ़ायदा हुआ, अभी तक वो काबू में नहीं आ सका? अहमद नसीम साहब, शुक्रिया मोहतरम, आपने मुझे मौका दिया। बात यह है कि जिस तरह नादरा के पास करोड़ों अवाम का रिकॉर्ड मौजूद है, इस तरह पुलिस ने भी लाखों मुलजमान का रिकॉर्ड तैयार किया हुआ है। अब ID कार्ड से कई किस्म के सॉफ्टवेयर तैयार हैं। होटल सॉफ्टवेयर है जिसमें ID कार्ड एंटर करते हैं तो पता चलता है कि मुलजम किसी होटल में ठहरा हुआ है, तो उसकी निशानदेही हो जाती है। टेनेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसके तहत किराएदारों का रिकॉर्ड मौजूद है और ID कार्ड एंटर करने से पता चलता है कि आया वो किसी मकान में बतौर किराएदार तो नहीं रह रहा। इस तरह ID कार्ड से हिसाब का रिकॉर्ड भी मिल जाता है, जमानतियों के नाम निकल आते हैं, हमारा ही मुसलमान का डाटा निकल आता है। फैमिली ट्री निकलवा कर मोबाइल कंपनी से चेक कर लेते हैं कि नंबरों पर कितनी सिम्स निकली हैं और कार्ड डाटा रिकॉर्ड से कॉल से पता चलता है कि मुलजम कहाँ पे मौजूद है और किन किन को कॉलें कर रहे हैं। और लोकेटर्स तो जैसा आपने भी जिक्र किया कि वो निशानदेही करते हैं कि मुलजम कहाँ पे है, व्यक्ति कहाँ है,
और लोकेटर तो पुलिस को मुलजम के कमरे तक ले जाता है। तो इस सिलसिले में ये काफ़ी काम हुआ है और साइंटिफिक बुनियादों पे काम हुआ है और ये पुलिस ने इसमें बड़ी जानशानी से काम लिया है और इस सिलसिले में एक मुलजम जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, दूसरा मुलजम भी गिरफ्तार हो जाएगा और कोई वजह नहीं कि वो गिरफ्तार ना हो। और इस सिलसिले में कोशिशें जारी हैं और जहाँ तक आपने कहा है कि कोई तजवीज़ बताई जाए कि ये सिस्टम जो है कैसे मजीद मजबूत हो जाए, तो मैं यहाँ पे ये गुजारिश करूँगा कि पुलिस जो है वो बच्चों और औरतों से ज्यादती जैसे कानूनी जराइम और दहशतगर्दी के मुकदमा से तफ्तीश करती है और इस सिलसिले में ये वाहिद एजेंसी है, लेकिन बदकिस्मती से टेलीफोन टेपिंग का अख्तियार इसके पास ना है। दुनिया के अक्सर ममालिक में जिससे जज की इजाजत से पुलिस मुल्जमान के टेलीफोन टेप कर सकती है और इस सिलसिले में तरक्की याफ्ता मुल्कों में मैं मोहतरम बताता हूँ कि 80% तक जो मालूमात हैं वो टेलीफोन टेपिंग से पुलिस हासिल करती है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा ना है। जरूरत इस अमर की है कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की इजाजत से जिसमें पुलिस उन्हें कायल करे कि टेलीफोन टेपिंग क्यों दरकार है, उसके बाद उनकी इजाजत से टेलीफोन टेप किए जाएं, जिससे हमारे यहाँ पुलिस की इस्तेज़ादेकार कई गुना बढ़ सकती है और मुजरमान कानूनी गिरफ्त में आ सकते हैं। सही। अहमद नसीम साहब, ये कहिएगा कि अभी जो शफकत है उसने ये बयान दिया कि मेरे सर पे पिस्तौल तानी आबिद मली ने और मुझे इस बात पे उसने कायल किया कि तुम भी वही फेल दोहराओ जो फेल मैंने किया है। तो क्या उसका ये बयान आबिद मली के इकरार पे उसे कुछ फ़ायदा दे सकता है? अगर जो मुलजम का बयान जो है वो 164 पेपे के तहत अगर वो स्टेट के सामने दर्ज कराया जाए तो उससे वो एक एविडेंस का अहम हिस्सा बन सकता है और उससे मुल्जमान को सजा मिल सकती है। और अगर उसने वो पुलिस के यहाँ बयान दिया तो उसकी कोई भुगत नहीं। अच्छा अहमद नसीम साहब, आपका हमने वक्त भी देखा, बड़ा अच्छा वक्त था। मुझे ये बताएं कि ये गैंग, अब पुलिस कह रही है कि ये लोग जो हैं मोटरवे पर दीगर जगहों पर डकैती की वारदातें करते रहते थे और बेइंतहा वारदातें करते थे, रोज़ाना रात को निकलते थे, जो पुलिस के पास इब्तदाई तफ्तीश में जो बताया जा रहा है। अब इब्तदाई तफ्तीश में जो बताया जा रहा है, अगर ये टिकट थे, इतनी वारदातें करते थे और पहले भी इनका रिकॉर्ड मौजूद रहा है, तो जिस तरह आपने कहा कि रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है, पुलिस के पास रिकॉर्ड मौजूद है, तो फिर ऐसे लोगों को सरेआम डकैती की वारदातें करना और एक वारदात के बाद शोर मच जाने के बाद अब पुलिस को ख्याल आ रहा है, क्या इस सिस्टम में कोई ख़राबी थी या मुतलका जो पुलिस थी वो किसी नाअहली की वजह से इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी? ये गिरफ्तार होते रहे हैं, जैसा कि मरकजी मुल्ज़म के बारे में अखबारात के मुताले से और टीवी पे पता चलता है कि वो फिर उसने मुल्ज़मान और जो बदई थे उन्होंने आपस में सुलह कर ली और मुल्ज़मान के प्रेशर में आके जब वो सुलह होगी तो फिर अदालत ने उनको रिहा कर दिया। इस सिलसिले में बात यह है कि ये जो गवाह हैं उनको उनके तोहफ़त का सिलसिला बनाया जाए और ये इस किस्म के केस, जैसे ये केस है, इनको जेल में इनका ट्रायल किया जाए और वहाँ पर वो मंजर आम पे ना लाए जाए, क्योंकि जो मुद्दईया है या जो इस वाक़े का शिकार है वो पहले ही मजलूम है और उसकी मजलूमियत की दास्तान जो है वो मजीद मुश्तर नहीं होनी चाहिए। तजवीज़ मेरी ये है कि फौरी इंसाफ वाला क्रिमिनल सिस्टम राइज किया जाए और सिस्टम को वकला जिन्होंने किसी जरगमार बना रखा है उससे आज़ाद कराया जाए। अहमद नसीम साहब, क्या आप ये समझते हैं कि सख्त तरीन सजाएं ऐसे जराइम में कमी का सबब बन सकती हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को बनाया हुआ है और खालिक जो है अपनी मखलूक को जितना जानता है कि उसने इसके क्या क्या अज्जाए जो है वो इसमें इसके बनाने में इस्तेमाल किए हैं, वो उससे कोई बेहतर और नहीं जान सकता। तो खालिक ने सजाए मौत और फांसी की सजाएं जो हैं वो कुरान पाक में तजवीज़ की हैं, लिहाजा इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हिकमत है और अगर मुल्ज़मान को करार वाक़ई सजाएं दी जाएं और मुकदमा के फैसले जल्द हों तो यकीनन इस वाक़यात में कमी आ सकती है। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा ज़रा अहमद नसीम साहब के
इस एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 अफराद को मुल्ज़म नामजद कर दिया, डिक्लेयर कर दिया पुलिस ने, और ज़िम्मेदार तरीन आदमी IG साहब और वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उन पे 25-25 लाख इनाम भी रख दिया गया। उनमें से एक मुल्ज़म खुद पेश हो गया, अब उससे कहा जा रहा है बेगुनाह है। तो क्या पुलिस को पहले इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं करनी चाहिए थी? जी, आपकी बात सही है। उसमें हमें जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। और ये मसला ये है कि जब कोई वाक़या संगीन हो जाता है तो मीडिया और सिविल सोसाइटी और दीगर जो घंटे और दिन गिनना शुरू कर देते हैं, जिससे वो पुलिस अंडर प्रेशर आ जाती है और पुलिस जो है वो समझती है कि फौरी तौर पे कुछ किया जाए ताकि ये पब्लिक को उसके जज्बात को ठंडा किया जाए। तो इस सिलसिले में पब्लिक को भी इसमें तहम्मुल से काम लेना चाहिए और पुलिस को भी पूरी तहकीक के बाद को बात करनी चाहिए। पूरी तहकीक के बाद बात करनी चाहिए और ट्रायल जो है वो जेल में होना चाहिए। निज़ाम को मज़ीद मजबूत और मुस्तनद बनाना चाहिए, तभी इन जराइम का खात्मा हो सकता है। बहुत शुक्रिया ऐबन नसीम साहब, सही पंजाब, आप इस हवाले से अपना वक्त दे रहे थे। नाज़रीन, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है अदाकारा और गुलकारा हुमैरा अरशद साहिबा ने, राबी पीरज़ादा साहिबा ने। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। हुमैरा अरशद साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा कि इस वक्त हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिस कर्ब से गुजर रहे हैं कि एक ऐसा वाक़या रिपोर्ट हो गया जिसके बाद पूरी कौम इकट्ठी हो गई है, आवाज़ उठा रही है, आप क्या समझती हैं कि किस तरीके की कानून साजी होनी चाहिए, मुआशरे की किस तरीके से इस्लाह होनी चाहिए कि हम ऐसे जराइम से मुस्तकबिल में बच सकें? देखिए, बहुत ही दिलखराश वाक़या हुआ है और मेरा बहुत दिल ख़राब है इस बात से कि अब ख़वातीन के लिए जो है वो इस तरह की भी प्रॉब्लम है और हमारे लोग जो हैं वो इतने हमारा माशरा जो है वो इतना ज़्यादा बेराह रवैये का शिकार हो गया है कि ना किसी की इज्जत रही ना कुछ रहा। यहाँ पे बिल्कुल जैसे जंगल का कानून है, बिल्कुल ऐसे हो गया। तो मेरा तो बहुत दिल ख़राब है इस बात से। और क्या होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, जब भी कभी हुए हैं, हमेशा हमारी कौम ने मिलकर जो है यूनिटी दिखाई है और उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है। शायद और जो वाक़यात हुए हैं उन बहुत से वाक़यात के लिए बहुत सारी आवाज़ उठी है, लेकिन ये वाला वाक़या भी जो है इसने भी हमारी कौम को, हमारे लोगों को आपस में जोड़ा है और आवाज़ उठाई है, तो लोगों को भी होश आ गया और हमारी पुलिस भी जो है उनको भी वो भी एक्टिव हो गई। तो अगर ये पहले ही इस तरह की कानून साजी जो है वो की जाए, जिसमें लोगों को सिस्टमाइज किया जाए कि क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें रोज़ बरोज़ होती हैं और उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं इन बातों को और फिर वो बात जो है वो आई गई हो जाती है। तो जब एक सिस्टम बन जाएगा तो चाहे कई बातें हों या ना हो, लेकिन सिस्टम में जो चीज़ होगी वो कभी भी जो है वो सिस्टम से बाहर नहीं होगी। तो मेरा राबी पीरज़ादा, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कल उसी मोटरवे पे सफ़र किया और आपने एक ट्वीट की कि मैं अपना पिस्टल, अपने वालिद का पिस्टल साथ लेकर जा रही हूँ, और तो ये क्यों किया आपने? क्या आपको खौफ आ रहा था या आप समझती थी कि अगर वो मुल्ज़म आएगा तो आप उसे मार कर ये बदला लेंगी? असल में मेरी जो फीलिंग्स थी ना वो इस वाक़े के ऊपर थोड़ी सी डिफरेंट थी, बिकॉज हम विक्टिम ब्लेमिंग के आदी हैं। हम लोगों को आदत है कि एक औरत के ऊपर जुल्म हो, चाहे उसके घर में चोरी हुई हो, चाहे उसकी वीडियोस चोरी हुई हो, चाहे उसका रेप हुआ हो, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द विक्टिम। और मुझे ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, यू कैन नॉट इमेजिन कि लोग कहते हैं मैंने अपना असला शो कराया, तो भाई असला तो मैं कब से शो करा रही हूँ, मैं कराटे ब्लैक बेल्ट, मैं किसी से नहीं डरती हूँ सिवाय अल्लाह के। और रही बात कि आप यकीन करेंगे तो मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि हम इस्लामी मुआशरा करते हैं, हम रियासत मदीना करते हैं, हमें 4 शादियों के ऊपर इस्लाम जो है वो याद आ जाता है, या औरतों को घर पे बिठाने पर इस्लाम याद आ जाता है, लेकिन हमें उस वक्त इस्लाम क्यों नहीं याद आता कि हम इस्लामी शरई पनिशमेंट भी देना। इस तरह का अल्लाह माफ करे अगर काम हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, हम क्या कर रहे हैं? हम पता है किनसे डरते हैं? हम सोशल वर्कर से डरते हैं। व्हेन मेरे ऊपर जब मुश्किल वक्त था तो मेरे पास भी बहुत सोशल वर्कर्स आई थी, बहुत खवातीन आई थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की। ये वो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपको शोर उठाना चाहिए और ये बात सबको बतानी चाहिए कि मेरा जिस्म मेरे अल्लाह की मर्जी। अगर तुमने अल्लाह की मर्जी को, अल्लाह को चैलेंज किया है तो अल्लाह तो ऐसी कौमों के ऊपर अजाब लाएगा, अल्लाह माफ करे। ये तो खातून एक माँ से लेकर, एक बच्ची से लेकर
लोग कपड़ों पर एतराज करते हैं, हालांकि अब मैं अबाया पहनती हूँ, मैं कोई इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, लेकिन मैं उस तरह के कपड़ों के खिलाफ नहीं हूँ। फॉर गॉड सेक, एक बच्ची ने किस किस्म के कपड़े पहने होते हैं? ये एक लाश जो है वो तो कफन के अंदर होती है जिसको तुम लोग रेप कर रहे होते हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द वुमेन इन पाकिस्तान, चाहे वो हिजाब लें चाहे वो हिजाब ना लें, वो बहुत अच्छी औरतें हैं पाकिस्तान। हुमैरा साहिबा, आपसे एक छोटा सा जवाब चाहिए कि इस वक्त वफाकी हुकूमत सोच विचार में है कि सख्त कवानीन लागू किए जाएं, सख्त सजाएं मुरतब की जाएं जिससे ये जुराइम में कमी वाक़ हो। क्या आप ये समझती हैं कि सख्त सजाएं जो है इन जुराइम में कमी का सबब बन सकती हैं? मेरा ख्याल है कि सख्त सजाएं जो है वो जुराइम में कमी का जरूर बन सकती हैं, और जब तक हम आंखों से सजा, हम ऐसी ढीठ कौम है कि जब तक अपनी आंखों से कोई चीज ना देखें हम उससे न डरते हैं और ना ही हम उसको मानते हैं। जब वाकई में सच्चे दिल से हम लोग देखेंगे कि भाई किसी बंदे को फांसी लग रही है या कोई बंदा जिसने इतना बड़ा जुल्म किया है, एक फैमिली में एक फर्द ही नहीं होता, एक औरत ही नहीं होती, एक बच्ची नहीं होती, उसके साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं और वो सारे ही अपसेट हो जाते हैं, तो उस बंदे को जरूर सजा जो है वो सख्त से सख्त होनी चाहिए। जब तक यानी सजा सख्त होनी चाहिए, कवानीन सही तरीके से लागू होने चाहिए, एग्जीक्यूशन बेहतरीन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन मजबूत होनी चाहिए, तभी इन्हीं जराइम में कमी वाक़ हो सकती है। बहुत शुक्रिया राबी पीरज़ादा और अर्शद साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। बुशरा साहिबा, आपकी जानिब बढ़ूंगा। पूरी कौम सोगवार है, हर आंख अश्कबार है कि जो वाक़या रूनमा हुआ, दरिंदगी का जो वाक़या था, वाक़या रूनमा हो चुका है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं, एक मुल्ज़िम गिरफ्तार भी हो चुका है। अब इसके तदारुक का सोच रहे हैं। वफाकी हुकूमत ये सोचती है कि कैस्ट्रेशन का कानून लाया जाए या सरेआम फांसी का कानून लाया जाए कि जिसके तहत ऐसे जुराइम को रोका जा सके। क्या आप ये समझती हैं कि हम बतौर मुआशरा इस तरह की सख्त तरीन जराइम में मुलव्वस लोगों को सख्त तरीन सजाएँ दें तो ये जराइम का खात्मा हो सकता है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जराइम का खात्मा तो करने की कोशिश ही कर सकते हैं, और जब तक आप इन दरिंदों को खौफनाक सजाएं नहीं देंगे, ये जरा भी नहीं सोचेंगे कि हमें कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना होगा। मैं मुस्तकिल एक बात पे तकरार कर रही हूँ चंद दिनों से कि ये जो हम कह रहे हैं कि फांसी हो जाए, तो ज़ैनब के कातिल को फांसी हुई तो क्या हुआ? उसके बाद रोज का एक तो रिपोर्ट हो रहा है केस, और उसके अलावा कई रिपोर्ट ही नहीं हो रहे, ना कोई इस बात से सबक ले रहा है, ना किसी को कोई फर्क पड़ता है। एक तो हमारे माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है, वो तो हमारे, मैं समझती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने मजहबी उलमा से कि वो अपने इज्तिमात में, अपनी मस्जिद में जब वो जुमे की नमाज के वक्त वो जब लोगों को इसका बात करते हैं, उनको सही गलत बताते हैं, उन्हें बहुत सी चीजें बताते हैं, उसमें इसको शामिल कर लें कि इंसानों और कमजोरों पर जुल्म करने का क्या अजाब है। फिर घरों में जिन माओं ने ये बच्चे पाले हैं, वो तो जाहिर है अब ये कि मैं ये नहीं कह सकती कि वो जाहिल हैं, वो एमए पास नहीं है इसलिए वो नहीं, बहुत सी ऐसी माएँ हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी लेकिन उनके बच्चों की बहुत आला तरबियत उन्होंने की है। तो बहुत सी चीजें हैं जिसमें इकोनॉमिकल, सोशल, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो मिल मिला के एक मुआशरे को दरिंदगी पर आमादा करते हैं। लेकिन अब जिस तरह की दरिंदगी हो रही है उतना ही ब्रूटल इनको सजा देनी चाहिए। आप सब सारी बातें छोड़ें, अब मैं भी कह रही हूँ इनको नामर्द बनाएं, इनके हाथ पांव तोड़ें, इनको मस्क करें, इनको इतनी खौफनाक सजाएं दें कि सोचते हुए कांप जाएं कि अगर ये किया तो वो होगा कि जो दुनिया देखेगी। लेकिन अगर आप ये सब एक तरफ भी कर दें, हालांकि ये बहुत से मुल्कों में ये नामर्द करने का लॉ चल रहा है, लेकिन अगर आप ये सब एक तरफ कर दें, सिर्फ इस्लामी सजा पे चले जाएं, तो वो संस्कार करने की जो सजा है ना, इनको जमीन में आधा गाड़ दें और जो इनका ऊपर का हिस्सा है, चेहरा, इनका पत्थरों से इनको मार दें और वो तकलीफ दे, सरेआम मौत शायद इनको सोचने पर मजबूर करे। लेकिन फांसी, सिर्फ फांसी इनका इलाज नहीं है, ना उम्र कैद इसका इलाज है। उम्र कैद तो 14 साल की होती है शायद, और मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरी कमतर नॉलेज में, वो 8 साल में शायद खत्म हो जाती है रात दिन निकाल के। तो फिर ये आराम से घूमते फिरते, जैसे कि सियालकोट के बच्चों के साथ जो कुछ जिन्होंने किया, किसी को 8 साल हुई, किसी को 6 साल, किसी को 2 साल, किसी को 9 साल, वो बाहर आ रहे होंगे, आ गए होंगे, वो घूम रहे होंगे। बुशरा अंसारी साहब, ये बताइए कि आप समझती हैं कि पाकिस्तान की सियासी और मजहबी जमातों ने इस बार अपना किरदार ठीक अदा किया है? सियासी जमातों ने किरदार तो क्या अदा भी करना है उन्होंने, मैं इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वो एक तो जाहिर टेलीविजन पे आके एक दूसरे को ब्लेम बहुत करते हैं लोग। इस बात से हमारे कान पक गए हैं कि किस हुकूमत ने क्या नहीं किया और किस हुकूमत को क्या करना चाहिए था। ये तो हम सुनते ही हैं, पानी आ जाए, जलजला आ जाए,
तूफान आ जाए हम कहते हैं पिछले अच्छे थे, फलाने गंदे थे, फलाने बुरे थे, ये वाले बुरे हैं। इस बात से हम तंग आ चुके हैं। इनको इकट्ठे होकर किसी एक इशू के ऊपर कम से कम इंसानियत के इशू पर एक साथ होना चाहिए। पहली बात, हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, जो हमारे बहुत सारी उलेमा हैं जो कि लोगों को बहुत सी दायरे के दीन की बातें बताते हैं या एक ज़ाब्ता हयात के बारे में बताते हैं और अपने अपनी फ़िरक़े पर बड़ी शदीद किस्म की कन्विक्शन के साथ वो बात करते हैं, तो क्या वो सब एक साथ होकर इस बारे में क्यों नहीं खड़े होते? मैं इंतज़ार में हूँ कि वो, क्योंकि उनकी बात में असर होता है, लोग उनकी बात सुनते हैं, तो वो क्यों नहीं एक साथ होते? मैंने ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट की मौलाना तारिक जमील साहब से, क्योंकि बहुत मौसर अंदाज में वो लोगों से कम्युनिकेट करते हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग उनको सुनते हैं। मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो किसी तरीके से लोगों को जमा करें, लोगों के माइंडसेट को चेंज करें। कम से कम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताएं जाकर कि क्या इंसानियत क्या चीज़ है, औरत और मर्द की ताकत का क्या मयार होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे उलमाए दीन को बताने की बहुत ज़रूरत है और वो ये कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार है कि वो कब करें। मुशर्रफ अंसारी साहब, ये भी बताइए, जिस माशरे में बिल्कुल आपने कहा हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है, माइंड जो है उससे माइंडसेट जो है उसे तब्दील करने की ज़रूरत है, साथ साथ ये भी इस पर आपकी क्या राय है? ये जो पिछले दिनों एक बड़ा शोर मचा जिसके कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और इसको बड़ा प्रोपोगेट किया गया, क्या ये भी माशरे में बेगार का हिस्सा नहीं? देखिए, मैं आपको साफ बताऊं, मैं इस जुमले के हक में इतनी नहीं हूँ। मैंने इसलिए कहा कि वैसे मैं औरतों की हर तंजीम में, उनकी हर तहरीक में मैं उनके साथ हूँ जब उनके साथ ज्यादती होती है। इस जुमले को अगर मुझे कहा जाता, मुझसे पूछा गया था कहीं, तो मैं शायद इस जुमले को थोड़ा बदल देती। मकसद चाहे यही होता तो मैं कहती कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, उसमें मेरा जिस्म भी आ जाता है, मेरा जहन भी आ जाता है, मेरी तालीम भी आ जाती है, मेरी नौकरी भी आ जाती है, मेरी शादीशुदा जिंदगी भी आ जाती है। शायद इसको जिस तरह से कहा गया है, अवाम इसको उस तरह समझ नहीं पाते, तो शायद इसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। मुशर्रफ साहिबा, हम भी उसी मुआशरे का हिस्सा हैं। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है। जब क्रेडिट लेने की बारी आती है किसी अच्छे काम की, तो कोई एक फर्द वाहिद या फिर किसी एक तबके को क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन जब इल्ज़ाम लगाना हो तो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम जिसकी जद में पूरा मुआशरा होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, पूरा मुआशरा तो नहीं होता। हमारे पास ही अब्दुल सत्तार ईजी है, हमारे पास ही डॉक्टर अदीब रिजवी है, हमारे पास ही जिब्रान नासिर है, हमारे पास ही सिक्स वाले आलमगीर हैं। ये नई नस्ल के लोग हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसे बेशुमार है। अभी जो कोरोना वॉरियर, वो जोहेर उनका नाम है, शायद मैं गलत नाम ले रही हूँ। बहुत से हमारे ऐसे नौजवान हैं जो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं हमारे साथ। बहुत से अच्छे लोग जिन्होंने सारी उम्र, इमरान खान साहब ने जो अस्पताल बनाया है, इनके अलावा इंडस हॉस्पिटल वालों ने बनाया, तो वो फरिश्ते तो नहीं है, वो हमारे जैसे इंसान ही है ना। हमारे पास बहुत अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सारा मुआशरा ही खराब है, लेकिन हर चीज का रूट कॉज ढूंढना चाहिए। हमारे यहाँ तालीम की कमी, हमारे यहाँ एक सही तालीम की कमी जो कि स्कूलों में भी नहीं दी गई, घरों में भी नहीं दी गई, मदरसों में भी नहीं दी गई, उसको एक ऊपरी सतह पर लोगों को टीच किया गया है। उसकी असली सेहत और उसकी असली रूह लोगों से मुतारिफ नहीं कराई गई। फिर सारी बातें छोड़ने कर मुआशी प्रॉब्लम्स की वजह से फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से जराइम है, जराइम की वजह से फिर पागलपन है, और ये यहाँ तक आ गया कि पानी सर से। मुशर्रफ अंसारी साहब, जहाँ पे माशरे को हम बड़ा मुख्तलिफ तबकात का जिक्र कर रहे हैं, क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री, क्या हमारे ड्रामे जो हैं उनमें ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं है जो हमें इस तरफ लेकर जा रही हैं? क्या उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ड्रामों के बारे में लोग बहुत कहते हैं कि इनकी वजह से ड्रामे तो मुआशरे की अक्कासी कर रहे हैं। अगर आप नाम ले लें, डर सी जाती है सिला, उसमें क्या दिखाया था? बिल्कुल चचा, मामू, करीबी रिश्तेदार, मिलने वाले हमसाए, वो सब लड़कियों को हरास करते हैं, और वो बहुत अच्छा ड्रामा था। उसमें बताया गया, उडारी में दिखाया गया है। ये सब हो रहा है, ये ड्रामे देख कर नहीं हो रहा, ड्रामे इनको देख कर बन रहे हैं। और क्यों ना हम बच्चों को अवेयर करें। अगर हम ये अवेयरनेस के लिए कुछ करते, इसको आप सीधे सीधे लोग कह देते जी ड्रामों की वजह से। भाई, ड्रामों की वजह से नहीं हो रहा, ड्रामे मुआशरे का अक्स होते हैं। हाँ, कुछ हद तक हम इस चीज से बहुत परेशान होते हैं कि हमारे ड्रामों में बहुओं को मारा जा रहा है या उनको धक्का जो कि दिया जा रहा है, मारा भी जा रहा है, रेप, उनको कई ड्रामे आप ऐसे नहीं देख रही हैं आजकल? कई ड्रामे ऐसे चाह रही हैं कि जो बहू है वो देवर के साथ किस तरह दिखाया जा रहा है उसमें, और फिल्मों में दिखाया जाता है कि विलन किस तरह जो है इससे तार तार करता है। तो क्या ये सारी चीज़ें तब्दील करना जरूरी नहीं है? देखें, ये तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता भी है कि सैटेलाइट चैनल्स हमारे यहाँ शायद 5% लोगों के पास है। ज्यादातर तो लोग जो देहातों में या दूसरी तरफ है वो तो सैटेलाइट चैनल इसमें देखते ही नहीं है। उनके पास शायद पीटीवी, और पीटीवी एक बहुत सेफ और प्रोटेक्टेड सा एक
हमारा वो है, एक जरिया है। लेकिन इसको देखकर कभी भी कोई नहीं सीखता। मैं ये बता रही हूँ, ठीक है कि कुछ चीजें आपको विजुअली अच्छी नहीं लगती। मैं खुद जब कोई रोल करती हूँ और मुझे पता चलता है कि मैंने लड़की को, मैंने अपनी बहू बनी हुई हूँ, जो मैं सास बनी हुई, मैंने धक्का देके गिराना है, तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं प्लीज मुझे गिराना नहीं है, मैं इसको डांट के निकाल दूंगी कि निकल जाओ यहाँ से। मैं फिजिकली एक धक्का देना नहीं। इस्लाह की जरूरत है, हर तबके में इस्लाह की ज़रूरत है, हर शोबे में इस्लाह की ज़रूरत है, और वो इस्लाह वक्तन फ़वक्तन होती रहे, तभी मुआशरा बेहतरी की जानिब गामज़न होता है। बहुत बुशरा अंसारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे लेनी एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जिनकी आज सरेंडर होने की लास्ट डेट थी। उन्हें मोहलत दी गई थी कि आज की तारीख तक वो सरेंडर हो जाए, लेकिन वो सरेंडर नहीं हुए। उनने दो अपील्स की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पहली अपील ये थी कि हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए, दूसरी अपील ये थी कि मुआवन के ज़रिए केस को आगे बढ़ाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों अपीलें मुस्तरद करते हुए उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। 22 सितंबर को उन्हें इश्तिहारी करार दिया जाना है। अब एक मेडिकल रिपोर्ट जो नई है वो लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत वाले केस में जमा करवा दी गई है। अब इस केस की कानूनी हैसियत क्या है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त अपील का हक कौन सा है और उनकी सेहत क्या है? इस हवाले से बात करने के लिए माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। उनकी दो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तरद हो चुकी हैं, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। फिलहाल उनकी वापसी मुमकिन दिखाई नहीं देती, इश्तिहारी भी हो जाएंगे। तो क्या समझते हैं कि उनके पास कानूनी तौर पर अपील का कोई हक है या वो खो चुके? देखिए, यहाँ तक जहाँ तक तो उनकी अपील का हक है, वो तो ऑलरेडी अपील पेंडिंग है उनकी। जिस अपील में उन्होंने अपने सजा सस्पेंड कराई है और वहां से एक ऑर्डर हुआ है, तो उसी कोर्ट में वो दोबारा जाएंगे उस ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए कि हाँ मैं आ गया हूँ, मैं हाजिर हूँ। अगर वो हाजिर नहीं होते तो फिर वो 87 की कार्रवाई तो हो रही है, अब 88 की कार्रवाई होगी। ये देखिए, शेड्यूल है हमारा 4th जो ज़ब्ता फौजदारी का, उसमें ये 88 की कार्रवाई होगी। 88 की कार्रवाई ये होती है कि जो जराद है उनकी जितनी भी मनकूला गैर मनकूला, वो सारी की सारी जो है वो जब्त की जाएगी और उसको बाद में नीलाम कर दिया जाएगा। जी बाजवा साहब, ये बताइए कि अगर ये नहीं, ये दोनों दरखास्तें मुस्तरद हो गई, अब मियां नवाज शरीफ को वापस लाने की बात होती है, तो जिस शख्स ने मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए ज़मानत दी थी, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? कानून उसके हवाले से क्या कहते हैं? देखिए जमानत इसमें जो दी थी, हम जो उनका पड़ा था अंडरटेकिंग पड़ी थी कोर्ट के अंदर, वहाँ पे एक तो शहबाज शरीफ साहब ने हाथ से लिख के दी थी, दूसरी टाइप होकर जो कोर्ट की तरफ से गई थी वो भी उन्होंने साइन की थी, और उसमें ये कहा था कि वो उनको वो लाने की पाबंद हैं। अब वो नहीं ला रहे तो वो बुलाएंगे, अदालत बुलाएगी शहबाज शरीफ साहब को, आइए पेश होकर बताएं कि ये आपने जो है नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे। फिर वो जो भी बताएंगे मेडिकली या बीमार हैं या नहीं है, वो तो सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया देख रही है। फिर अदालत उस पर फैसला करेगी उनको तलब करने के बाद। मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ, गुलाम हुसैन अवान साहब की जानिब बढ़ते हैं। अवान साहब, नवाज शरीफ साहब की तबीयत कैसी है बज़ाहिर, इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं डॉक्टर डेविड लॉरेंस के हवाले से। अब जो नई मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई या जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई थी, उस पर दस्तखत डॉक्टर डेविड लॉरेंस के हैं। उनकी हैसियत क्या है? अगर बरतानिया में कोई मुजरिम है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर डेविड लॉरेंस बनाते हैं, तो उसकी वहां पर कानूनी हैसियत क्या होगी, जबकि वो किसी मेडिकल बोर्ड का हिस्सा नहीं है? देखिए यासिर, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को जो है वो वारंट जो है वो गुज़िश्ता रोज़ दे दिए गए थे, जो कि उनके किसी फैमिली मेम्बर ने रिसीव कर लिए थे। इससे पहले जो है उनको बाई पोस्ट भी भेजे गए थे पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की तरफ से। लेकिन हमारी फैमिलीज़ राय से जो है वो बात हुई, आज भी हुई, येस्टरडे भी हुई थी, तो उनका ये कहना था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो मियां नवाज शरीफ हैं
जब तक डॉक्टर उन्हें फिट टू ट्रैवल करार नहीं देंगे उस वक्त तक उनका पाकिस्तान जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये बिल्कुल कैटेगोरिकली उन्होंने इस बात को जो है वो कहा है कि वो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाएंगे। और जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो ज़मानत जो इनकी देकर लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ पर आए थे, तो एक बड़ी छोटी सी थिन सी लाइन है जिसको समझने की ज़रूरत है कि उसमें ये हाई कोर्ट ने भी लिखा था कि जब तक जो है वो डॉक्टर्स इन्हें फिट नहीं कहते कि ये ट्रैवल के लिए फिट हैं, उस वक्त तक वो अपना वहाँ पर इलाज करवा सकते हैं। तो वो इसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी को बुनियाद बना रहे हैं, वो इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप मुझे बता दें, उनकी फिटनेस पाकिस्तान में उनकी हुकूमत आने से मशरूत है? उनकी फिटनेस पाकिस्तान में उनके लिए मौसम या सियासी हालात साजगार होने से मशरूत है, या वाकई उनकी सेहत ख़राब है? नहीं, यहाँ पे जरूरी नहीं है। मैं माफी चाहूंगा। देखिए, इस हवाले से मैं वैसे बाजवा साहब तो क्या कभी वो शख्स कहता है जो फिट होता है। बाजवा साहब, अवान साहब की जरा स्टेटमेंट ले लें, आपकी जान वापस आ जाए। जी अवान साहब, मैं कह रहा हूँ राना साहब जो लंदन है ना, इस हवाले से बड़ा खुद कफील है कि जब भी किसी शख्स पे कोई केस बनता है तो लंदन जो है वो इलाज के लिए लंदन का रुख करता है, चाहे किसी भी पार्टी से उसका तल्लुक हो, चाहे नून लीग से हो, चाहे पीटीआई से हो, चाहे और किसी काफ लीग से हो। यहाँ पर आप देखें कि मरीजों का जो है वो यहाँ पर सियासी मरीजों का ना, और कुछ लोग जो है वो अनाउंसड हैं। ये हम ये कह सकते हैं कि लंदन सियासी मरीजों का अस्पताल है। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग तो लाइमलाइट के अंदर हैं कि आप तस्करा हो रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जो मैं कहूँगा छुपे रुस्तम हैं, जिनका कोई जिक्र नहीं करता, लेकिन वो भी इलाज के नाम पर यहाँ पर रोज़ जो है वो तरह तरह की महफिलें अटेंड करते हैं। लेकिन जो वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो अदालतों को मैं कहूँगा सॉरी टू से दिस वर्ड के बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो वहाँ पर यही वर्ड यूज़ किया जाता है कि उनकी अगर अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है तो उसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत अगर इक़दाम करना चाहे तो वो कर सकती है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा साहब और गुलाम हुसैन अवान साहब इसे अपना वक्त देने के लिए। दीगर इश्यूज पर एक नजर डालेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे कुछ पाकिस्तानी सियासी मंजर के हवाले से। अब तक का हुकूमत का तासुर तो यही है कि अपोजिशन का कोई भी मूव आ जाए सामने तो हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एपीसी भी हो रही है 20 सितंबर को, तो एपीसी का हासिल क्या निकलेगा? क्या जेयूआई फे के जो नुकात हैं उन नुकात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आमादगी का इजहार करेंगे? क्या तीनों जमातें एक पेज पर होंगी और कोई मुत्तफ़िका फैसला सामने आ पाएगा? इस पर मुश्किलात क्या दरपेश होंगी और हुकूमत का ये तासुर कि अपोजिशन की किसी मूव से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये किस हद तक दुरुस्त है? इसी पर बात करने के लिए जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, 20 सितंबर को एपीसी तो हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त ज़ेर सरपरस्ती या मेज़बानी में आप कह लें, तो आप हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं जबकि पीपीपी और पीएमएलएन की ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं है, तो क्या समझते हैं एपीसी कामयाब रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक आपके इंट्रो का ताल्लुक़ है तो उससे थोड़ा सा मुझे इख्तिलाफ है। जी आपने ये फरमाया कि जेयूआई और मौलाना फजल रहमान साहब की निकात पे क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो फैसला देंगे। असल मसला ये है कि ये निकात न जमीयत उलमा इस्लाम के हैं न मौलाना फजल रहमान के सिर्फ, बल्कि ये नुक्ता निगाह बयानिया दरअसल तमाम अपोजिशन जमातों का है और ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून का वोट को इज़्ज़त दो के हवाले से जो नारा है वो मैं समझता हूँ कि सबके सामने है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो रफ़क़ा हैं उनका भी बिल्कुल यही मौक़िफ़ है कि ये जुल्लू के ज़रिए जो इंतख़ाबात हुए थे और ये इस तरीके से मुसल्लत करदा एक हुकूमत है, तो इसलिए को ये तासुर देना मैं समझता हूँ सही नहीं है कि जेयूआई के निकात हैं और उन पे वो गौर करेंगे, बल्कि असल में ये मुत्तफ़िक़ा निकात हैं जिस पे 18 के इंतख़ाबात के बाद हमारी गुजारिश थी कि असम्बलियों में न जाएं
उन्होंने फरमाया नहीं, अगर हम जाएंगे और असम्बली के अंदर ही कोई रास्ता निकले, और उसका भी इतराफ़ हुआ। और उसके बाद फिर कई APC बनी और उसके बाद ये फ़ैसला हुआ आज़ादी मार्च, ये पूरी लंबी तारीख़ है। तो 2 साल इस तारीख़ में जो सूरत हाल है उसमें यकीनन जमीयत उलमा इस्लाम जो एक पार्लिमानी हवाले से बड़ी जमात नहीं है, लेकिन वो नुमायान इसलिए रही है कि हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उस बयानिया के हवाले से जो हम कहते रहे उसके मुताबिक हमने अमली तौर पर उसका मुज़ाहरा भी किया। और हमें तवक्को है कि APC में हमारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी उसी अंदाज में करेंगे जो उनका बयानिया है। फ़र्क ये है कि बयानिया में हम सब मुत्तफ़िक़ है, अब अमली मैदान के हवाले से यकीनन अगर इत्तिफ़ाक़ राय हो जाए तो मसला नहीं रहेगा। तो यकीनन जब तक हम मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे, किसी लाएअमल पे नहीं आएंगे, तो हुकूमत का ये कहना बजा ही होगा कि उन्हें कोई ख़तरा नहीं है। इसलिए साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का बिल्कुल यही बयानिया है कि वोट को इज़्ज़त दो, और ये चाहते भी हैं। लेकिन अब उन्होंने वाज़े खुलकर ये इस बात का इजहार करना शुरू कर दिया, जैसे कल कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर ने भी किया। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ जो ऑप्शन है वो है इन हाउस तब्दीली या हुकूमत खुद छोड़ के घर चली जाए। धरना सियासत या गिराव सियासत हम इसके हक़ में नहीं है, और इस हक़ में भी नहीं है कि फौरी तौर पर हम कोई ऐसा काम कर दें कि तीसरी कुव्वत है, यानी रिज़ाइन देने के भी हक़ में नहीं है। तो फिर किस तरह हम ये मान लें कि जमीयत उलमा इस्लाम जो कहती है ये दोनों पार्टियों से मुत्तफ़िक़ होंगी? देखिए, ये हर जमात का एक बुनियादी हक़ है और उसे हासिल भी होना चाहिए, और वो ये है कि वो अपना लाएअमल तय करे। अगर वाकई वो समझते हैं कि ये हाउस को इन हाउस तब्दीली की बात करेंगे तो इसके लिए उस हाउस को जायज़ करार देना भी एक ज़रूरी बात होगी, और अगर उस हाउस को आप जायज़ करार देंगे तो फिर ये बात आगे बढ़ सकती है कि जनाब इंतखाबात सही थे, ये हाउस है। क्योंकि अगर वो हाउस इस हुकूमत के हवाले से नाजायज़ है तो आने वाली हुकूमत में भी अगर यही हाउस ही बरसरे अमल होगा तो यकीनन उस बयानिया के ख़िलाफ़ होगा। तो फिर मैं समझता हूँ बसद एहतराम के फिर ये वोट को इज़्ज़त देने की बजाय फ़िलहाल इसको पेंडिंग में रखा जाए और ये कहा जाए कि हमारे हालात मसलहत के हैं, मुसालहत के हैं, और इस वक्त जो है मीसाक़ी मुफ़ाहमत की तरफ हम जा रहे हैं। तो दो ठोक बात की जाए, उसके बाद छोटी जमातों अपनी बिसात के मुताबिक अगर कुछ कर सकें तो ठीक है, और अगर नहीं कर सकें तो उनके लिए भी कोई शिकवा गिला नहीं होगा। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह आपने खुद इसका बशमूल सियासी रहनुमा ये राय रखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को ये दोनों जमातें साइड लाइन पर रखना चाहती हैं, क्या आपको ऐसा तासुर देखने में मिला? बिल्कुल जी, हमें मिला है, लेकिन ये फैसला तो आप कर रहे हैं कि साइड लाइन पे कौन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आवाम ने फैसला करना है कि अगर उस बयानिए के हवाले से जो जद्दोजहद कर रहे हैं या जिसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ख़ुद मुंतखब भी नहीं है और सबसे छोटी मतलब पार्लिमानी जमात के हवाले से भी अगर वो डिस्कस होते हैं और अब तक 2 साल में उन्होंने ही APC की मेज़बानी की, तो इसका मतलब ये है कि साइड लाइन तो होंगे कुछ। अब ये फैसला आवाम ने करना है कि हम होते हैं या कोई और होता, जाहिर है कि वो कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा, और ये फैसला करने का ना मुझे हक़ हासिल है और न मैं बसद एहतराम आपको हक़ देता हूँ। आवाम ने फैसला करना है कि कौन अपने कौल और फ़ेल के हवाले से जो है यकसानियत रखता है। बिल्कुल आप सब इसी तरह ही आवाम को फैसला करना चाहिए और आवाम ही ये फैसला करेंगे। सर ये बता दें कि इस ABC में आप समझते हैं कि जो चंद दिन बाद ABC होने जा रही है ये एक फ़ाइनल होगी या इसके बाद लंबी एक कमेटी बढ़ जाएगी? देखिए, हमारी तो तवक्को और उम्मीद और कोशिश यही है कि ये बारावर साबित हो और इस APC के हवाले से न सिर्फ ये कि एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला हो, बल्कि ये APC जो है वो तमाम अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद इत्तेफाक के लिए कारगर साबित हो जाए, और इसके लिए हम तगोदो कर रहे हैं। इसलिए हमें इससे सरोकार नहीं है कि क़यादत कौन कर रहा है, मेज़बानी कौन कर रहा है, हमें ये भी नहीं है कि मियाँ साहब बाहर हैं अंदर, लेकिन हम जो 2 साल के
हवाले से जो तजुर्बा है इसके हवाले से हम मजबूर हैं। हम चाहते हैं कि कोई मुत्तफ़िक़ा लाएअमल तय हो, और अगर जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बसद एहतराम अगर कल की तकरीर का जो आपने हवाला दिया है अगर उसको सामने रखा जाए, और जनाब नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की है, जो ख़त लिखा कैप्टन सफदर के साथ, जो उन्होंने इसी हवाले से आधा घंटे से ज़्यादा टेलीफोन पे बात की, इरफान सिद्दीकी साहब को भेजा, अगर उन बातों को देखा जाए तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम चाहते हैं कि ये फ़र्क न रहे और यकसूर यानी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सोच में और गुफ्तगू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी मैं नहीं कह रहा हूँ, वो आपने फरमाया, क्योंकि मैं कोयटा बैठा हुआ हूँ, मैं मुझे पता नहीं, लेकिन आपने फरमाया कि उन्होंने कौमी असम्बली में ये बात की। अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो जाहिर है कि वो बयानिया में तो फिर फ़र्क ज़ाहिर होगा। यानी आप ये समझते हैं कि अवाम को फैसला करना चाहिए कि कौन अपनी कॉल ऑफ फेल का पक्का है और उस कॉल ऑफ फेल पे कायम रहते हुए उसने अवाम की बेहतरी के लिए क्या फ़ैसले किए हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ हुसैन अहमद साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे APC के ही हवाले से कि APC में मरियम नवाज़ साहिबा ने शिरकत से माजरत कर ली है और शिरकत करेंगे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। राना साहब से उसकी तफसील जानेंगे। राना साहब, मरियम नवाज़ साहिबा ने क्या किसी मसलहत के तहत शिरकत से इनकार किया है या फिर एहतजाजन या किसी इशारे के तहत उन्होंने जाने से इनकार किया? देखिए यासर, मेरे पास जो इतला है वो ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो है हर सूरत में इस APC में जाना चाहती थी। अच्छा। और इसके लिए बाकायदा मरियम का जो ग्रुप है उसने भी इसरार किया और इसके लिए बाकायदा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पैगाम दिया गया कि अगर आप समझते हैं कि आपके बयानिए पर अमल करवाया जाए तो फिर मरियम नवाज़ को तकरीब में उस कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए, जिस पर मरियम नवाज़ तैयार थी। मरियम नवाज़ के साथियों ने राब्ते भी शुरू कर दिए, मुख्तलिफ़ जगहों पर यह पैगाम देने भी शुरू कर दिए। अब मसला ये हो रहा था अगर मरियम वहाँ जाती है तो फिर शहबाज शरीफ की वैल्यू क्या है, और अगर शहबाज शरीफ वहाँ जाते हैं तो फिर मरियम की हैसियत क्या है, यानी बात किसकी सुनी जाएगी, बात किसकी मानी जाएगी, अहमियत किसकी होगी। तो ज़राए कहते हैं कि पहले शहबाज शरीफ ने इस बात पर सख्ती से कुछ लोगों को ये पैगाम दिया कि मैं पार्टी का सदर हूँ तो मेरे साथ जो है मैं ही जाऊँगा और मैं ही सब कुछ करूँगा। जिसके बाद ये कुछ फ़ैसला हो गया कि शहबाज शरीफ की क़यादत में एक टीम जाएगी। उस टीम में मरियम नवाज़ के 3 लोग शामिल हैं। लेकिन अब मेरे ज़राए ने यह भी कहा है कि इस वक्त भी जो मीटिंग आज जो मीटिंग चल रही है, जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में फिर ये कहा गया है कि मरियम नवाज़ को हर सूरत में साथ जाना चाहिए। और ये पैगाम मरियम नवाज़ के साथियों ने मीटिंग में लंदन से डायरेक्शन नहीं आती है डायरेक्शन जी। लंदन से डायरेक्शन जो आ रही है वो अगले 24 घंटे में आ जाएगी और उस 24 घंटे की जो डायरेक्शन है उसमें मरियम का नाम आ जाएगा। अब देखना ये होगा कि अब मरियम के नाम को आने के बाद शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल क्या होगा। फ़िलहाल तो इसमें शहबाज शरीफ जा रहे हैं और मरियम नाराज़ होकर घर बैठी है। मैं फिर कह रहा हूँ मरियम नाराज़ होकर घर बैठी हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की ख्वाहिश और उनकी हदायत जो है वो आने वाली है और उस ख्वाहिश और हदायत के मुताबिक मरियम वहाँ जाएंगी और शहबाज शरीफ भी वहाँ जाएंगे ताकि एक तासर दिया जा सके कि चचा और भतीजी एक ही प्लेटफार्म पर हैं। मगर वहाँ जाकर ये तासर इसलिए ख़राब हो जाएगा कि मरियम हर सूरत में हुकूमत का ख़ात्मा चाहती हैं, चाहे जो भी हो। वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो मामला तय हुए हैं उनके मुताबिक चलना चाहती हैं, जबकि शहबाज शरीफ जो है जो जहाँ पे जो कमिटमेंट करके आए थे उसके मुताबिक चलना चाहते हैं। लिहाजा दोनों में से अगर दोनों इकट्ठे जाते हैं तो APC का माहौल आपको चेंज नज़र आएगा। अगर दोनों में से एक जाता है, अगर मरियम जाती है और शहबाज शरीफ नहीं जाते तो फिर आपको सूरत हाल तहरीक की जरूरत। क्या वाकई नून लीग और शीन लीग बनने वाली हैं? दो बनने वाली नहीं, बन चुकी हैं। नहीं, बाकायदा ऐलान होने वाला नहीं, ऐलान बाकायदा कभी भी नहीं होगा। चलें ये शेर शीर साहब तो कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐलान कभी भी नहीं होगा। अच्छा, बन चुकी है गैर एलानिया बन चुकी है। अच्छा, गैर एलानिया बन चुकी है। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि APC का कोई सद्देबाब निकलेगा? यानी कुछ भी नहीं होगा। मैं यासर बता दूं APC का कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये आप कागज़ पे लिख लीजिएगा, आज के प्रोग्राम में इस बात को ज़हन में रख लीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा। आपकी नज़र में मौलाना साहब का अगला स्टेप क्या होगा अगर नहीं कुछ निकलता? मौलाना साहब उसी तरह पे काम करेंगे जिस तरह पे काम कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं होगा। APC का कोई हल नहीं निकलने वाला? बिल्कुल नहीं निकलने वाला। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ APC का कोई हल नहीं निकलने वाला। मौलाना साहब उसी तनख्वाह पे काम करेंगे, छोटी जमातें जो हैं वो इसी तरह जो है एहतजाज करती रहेंगी। देखिए, मौलाना ने अपनी एक स्ट्रीट पावर तो जाहिर कर दी,
उन्होंने जो जलसे शुरू किए हुए हैं उसमें उन्होंने अपनी स्टेट पावर जाहिर कर दिया, लेकिन ज़हन में रखिएगा आपकी स्टेट पावर्स की वैल्यू इस वक्त नहीं है। इस वक्त वैल्यू है कि असम्बली के अंदर आप कितने लोग हैं, आपकी पोजीशन क्या है। और अगर ये अगले 1 या 2 दिन में असम्बली से एक बिल भी मंजूर हो जाता है जिस FATF का, और उसमें बहुत से अपोजिशन के अरकान गैर हाजिर होते हैं, तो फिर मुझे बताएं आपकी APC की क्या वैल्यू। यानी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है कि हमें अपोजिशन के किसी भी इक़दाम से कोई ख़तरा नहीं है, वो मौक़िफ़ कम अज़ कम 90% तक तो दुरुस्त है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शंघाई कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मैप है उस पे भारत के एतराज़ात मुस्तरद करते हुए उस पॉलिटिकल मैप को दुरुस्त करार दे दिया गया है। इसमें पाकिस्तान ने मौक़िफ़ क्या अपनाया, वो केस किस तरीके से लड़ा, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, भारत ने जो नक्शे पे एतराज़ात उठाए थे वो एतराज़ात क्या थे और किन बुनियादों पर उस शंघाई ताउन तंजीम ने उन एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तानी नक्शे को सही कहा है? देखें, इस पर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है। आज का दिन मुझे नहीं समझ आ रही पाकिस्तान की सियासी जमातें आज के दिन को क्यों नहीं खुश होकर आज का दिन याद कर रही। देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है कि जब पाकिस्तान का वो नक्शा जिसमें कश्मीर हमारा हिस्सा है ये दिखाया गया, जब वो नक्शा वहाँ पेश किया गया तो मोईद यूसुफ जो है इन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से केस लड़ा और केस पे बड़ी बहस हुई। दूसरी तरफ से अजीत दौलत है, उन्होंने जो बोल सकते थे बोले। इवन यहाँ तक हुआ कि आपको पता है कि भारत ने तो अपना नक्शा भी नहीं लगाया वहाँ पर। भारत किस कदर मुखालफत हुई, वो अपना केस इतना लूज कर गए कि उन्होंने अपना नक्शा तक नहीं लगाया, जिसके बाद इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के उस नक्शे को मंजूर किया गया, उस नक्शे को माना गया और उस नक्शे को बाकायदा वहाँ पे लगाया गया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उस नक्शे को, और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। जो कश्मीर के हवाले से एक तहरीक चली थी, जो कश्मीर के हवाले से बाकायदा हमने भी प्रोग्राम किए, पाकिस्तान के हर शहरी के मुँह से ये आवाज़ निकलती थी कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। और कश्मीरियों की जद्दोजहद जो थी उसकी आज एक पहली कामयाबी है कि अगर शंघाई कॉन्फ्रेंस में, जहां हमेशा आपको याद होगा यासर, यहां पर हमेशा बात भारत की मानी जाती थी, यहाँ पर भारत की लॉबी बड़ी मजबूत थी, लेकिन आज वहाँ पे क्या हुआ है, आज पाकिस्तान की लॉबी सबसे मजबूत रही, आज पाकिस्तान का साथ दिया गया। आज वहाँ पर जब केस पेश किया गया तो मोईद यूसुफ ने बेहतरीन तरीके से केस पेश किया। उस केस में बताया गया कि कश्मीर किसका है, कश्मीर के कौन कौन से हिस्से हैं जिस पर भारत ने ज़बरदस्ती कब्जा किया है, लेकिन अब कश्मीर पाकिस्तान का जब हिस्सा तस्वर नहीं बल्कि हकीकत में आ गया है, तो अब अपने हिस्से को छीनने के लिए किसी कानून की भी जरूरत नहीं रहती। हमें UN में कोई फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। देखें, इस कॉन्फ्रेंस में बैठे जो ममालिक थे, अगर आप उनकी तादाद देखें, उन ममालिक के नाम देखें, तो आपको समझ आ जाएगी कि उनकी अहमियत क्या है। और अगर पहली सीढ़ी पर ही एक पहलवान को गिरा दिया जाए तो वो दूसरी सीढ़ी पर भी कामयाब नहीं होता, पहली के बाद दूसरी सीढ़ी आती है। तो ये एक पहली सीढ़ी थी जिस पर हमने कामयाबी हासिल की। वो नक्शा जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है सियासी नक्शा सामने लाए थे, जिस पर पूरी दुनिया में इसे सराहा गया था, आज एक लीगल तरीके से भी आप कह सकते हैं ना कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें भारत भी है, हम भी हैं, उसमें उस नक्शे को लगाया गया, उसको चस्पा किया गया, उस पर दलाइल दिए गए। इंडिया की तरफ से अजीत दौलत ने बेइंतहा मुखालफत की, उसकी सारी बातों को मुस्तरद कर दिया गया। और पाकिस्तान की तरफ से मोईद यूसुफ ने जो वहाँ पे दलाइल दिए, जो चीज़ें वहाँ पेश की गई, उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह आज एक कामयाबी का दिन है। और वो नक्शा जो पाकिस्तान की आवाम की दिल की आवाज़ है, जिसके लिए हज़ारों कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसके लिए हज़ारों हमारी माओ बहनों की अस्मत दरी हुई है, मगर उसके बावजूद पाकिस्तानी परचम में लिपट कर वो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली कामयाबी हासिल हुई है। और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को यासर इस पर मुबारकबाद देनी चाहिए थी। मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी ठेकेदार बनी हुई सियासी जमातों ने आज इस पर बात क्यों नहीं की और आज इस पर मुबारकबाद साहब ये कहिएगा कि पिछले 1 साल के अंदर भारत की लॉबी किस हद तक कमज़ोर हुई है? देखिए, ये भारत की लॉबी इस हद तक कमज़ोर होगी कि मैं फिर कह रहा हूँ कि आज की कामयाबी को आप पाकिस्तान की कामयाबी कहेंगे ना, आपकी आज की कामयाबी को कश्मीर की कामयाबी कहेंगे, आज की कामयाबी को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी कहेंगे, तो भारत की नाकामी हुई ना। अगर भारत की खारजा पॉलिसी बेहतर होती तो आज भारत को यह नाकामी का मुंह ना देखना पड़ता। आज पाकिस्तान की खारजा का पॉलिसी बेहतर हुई, पाकिस्तान की टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की और पाकिस्तान जीत गया।
पाकिस्तान की ये एक बड़ी कामयाबी है कि सिफारती महाज पे हमने एक बड़ी जंग लड़ी है जिसमें हमें इब्तदाई तौर पे फतह हासिल हुई है। अब ये जंग के मजीद पहलू भी हमें देखने को मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मजबूत रहेगी, लॉबिंग मजबूत रहेगी और हमारा मौक़िफ़ सच्चा और कायम दायम रहेगा। नाज़रीन, दिला मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।